फैसले पर तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं हुआ? क्या सियासी हालात और वाकयात के मुताबिक बेहतर नहीं था ये फैसला छुट्टियों पर जाने से पहले हो जाता तो? नहीं, छुट्टियों पर जाने से पहले होना मुमकिन नहीं था। तफसीली फैसला यकीनी तौर पर लिखा जा रहा है और आइंदा चंद रोज़ में ये फैसला जो है वो आ भी सकता है। और सबसे बड़ी जो बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक प्री शेड्यूल, मतलब पहले से स्केड्यूल था कि वहाँ के जो जजेस हैं वो तातीलात पर जा रहे थे, वो विद इन कंट्री हों या आउट ऑफ कंट्री तातीलात पर जा रहे थे। तो यकीनी तौर पर तातीलात के दौरान भी वो जजमेंट लिख रहे हैं और वो जजमेंट आइंदा चंद रोज़ में आने के इम्कानात भी हैं, डिटेल जजमेंट। जो आपने स्पेसिफिकली बात की कि वो जब वो लिख दिया जाता, मेरा ख्याल है जो मुख्तसर फैसला था वो सुनाना भी बड़ी बात है कि उन्होंने फौरी तौर पर सुना दिया। अब जो डिटेल जजमेंट है वो आ जाएगी, डेफिनेटली उसमें 8 जजेस ने रीजनिंग लिखनी है कि किस बुनियाद पर और किन लॉ पॉइंट्स की वजह से उन्होंने वो फैसला दिया है, और वो डिटेल जजमेंट भी आ जाएगी, नज़रसानी भी लग जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। मेरा ख्याल है कोई अनहोनी नहीं है कि बंदा कहे कि कोई अनहोनी जो है वो हो रही है, पहले इस तरह नहीं होता और अब जो है वो हो रहा है, या नज़रसानी जो मतलब जारी है, नज़रसानी की दरखास्तें 14 रोज़ में, वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये कहा था कि वो फिक्स होना ज़रूरी है। लेकिन सूरत हाल जो एक पहले से स्केड्यूल छुट्टियां थी, अगर मेरे ख्याल में छुट्टियां ना होती तो डेफिनेटली नज़रसानी भी फिक्स हो जाती। लेकिन नज़रसानी जो है वो सिर्फ एक केस की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में और भी कुछ नज़रसानी की दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको भी देखेगी पहले प्रायोरिटी पे, और फिर इनको भी देखना चाहिए और इसका फैसला जो है वो आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इमरान भाई, आपसे भी यही सवाल है। आप क्या साकिब भाई से एग्री करते हैं कि एड्डी वड्डी को वड्डी गल ते नहीं होगी, मतलब कि स्टार्टर खा लिया जे, मतलब थोड़ा बहुत सब्र रखो, रोटी मेन भी खुल जाएगी, मतलब पकदी पई एड्डी केड़ी काली है? मैं थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूंगा अपने जी। भाई साकिब से। उसकी वजह यह है कि ऐसे जजमेंट जिसमें टाइम लाइन दे दी जाए ना, कि आप इतने अरसे में ये करेंगे, इतने अरसे में आपने ये करना है। तो ऐसे फैसलों के खिलाफ अगर नजरसानी आ जाती है तो उसमें गलबन एजेंसी बन जाती है जब आप डायरेक्शन दे चुके हों। जैसे कि आप देखें कि इस केस में एक मुख्तसर जो फैसला आया है अक्सरियत जज साहबान का, इसमें 15 दिन में कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि आप इस फैसले पर अमल दरामद करें, पीटीआई के कैंडिडेट डिक्लेयर करें, और जो 41 आजाद हैं उनके हवाले से भी उनके एफिडेविट आने के बाद जिस सियासी जमात में वो जाना चाहते हैं, उस सियासी जमात से उसकी कंफर्मेशन करवा लें, और उसके लिए 7 दिन दिए गए हैं। तो एक टाइम लाइन है, एक क्लॉक है जो चल निकला है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अब इस तरह के केसेस में होता ये है कि जब एक बार ट्रांज़ैक्शन हो जाए, यानी भरा हुआ गिलास इस वक़्त है, आप वो गिलास जब खाली कर देंगे, यानी इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद कर देता है, तो उसके बाद वो नए लोग आके हलफ़ उठा लेंगे। जब हलफ़ उठा लेंगे तो फिर उनके राइट अक्रू हो जाते हैं। वो पार्लियामेंट के, कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबलियों के मेंबर बन जाएँगे। हुँ। उसके बाद उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। ये तो एक मिसाल इस मखसूस नशिस्तों के केस में है कि जो 78 सीटें दीगर सियासी जमातों को दिए गए थे, उन्हें सुने बगैर, उनको नोटिस किए बगैर ये फैसला कर दिया गया। लेकिन चलें, ये फैसला तो हो गया, लेकिन एक और इस किस्म के क्राइसिस की तरफ जाना कि 78 तो पहले हमने पारित कर दिए, 78 और मैदान में आ जाएँ और वो हलफ उठा के मेंबर कौमी और सूबाई असेंबली बन जाएँ। उसके बाद नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर हियरिंग की जाए, तो फिर उनको कैसे हटाना पड़ेगा? 78 मिला के ये गलबन 156 बन जाते हैं। मैं आपको माज़ी में लेके जाऊँगा परवेज़ भाई, जब ये 25 पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान ने पंजाब असेंबली में वोट दिया था हमज़ा शहबाज शरीफ को। जी। उन्होंने अपनी पार्टी डायरेक्शन को टो नहीं किया था, उसकी खिलाफवर्जी की थी। उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस दायर हुआ था। अच्छा, रेफरेंस दायर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन 25 पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो फैसला उन 25 अरकान ने नहीं माना था और वो आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपील में। अच्छा, जब वो 25 सीटें खाली हुई, 20 डायरेक्ट इलेक्शन की थी, 5 मखसूस नशिस्तों की थी, तो इलेक्शन कमीशन ने 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन करवा दिया था। 2 माह के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का तकाज़ा है कि अगर कोई सीट खाली होती है, आपने 2 2 माह के महीने अंदर में इलेक्शन। इलेक्शन कराना है, तो वो इलेक्शन हो गए थे। वो 20 लोग मुंतखब डायरेक्ट इलेक्शन से हो गए अवाम के वोटों के साथ, 5 जो है वो मखसूस नशिस्तों पे इलेक्ट हो गए, 25 लोग आ गए। अच्छा, जब वो ज़िमनी इलेक्शन हुआ,
उसके बाद वो जब नजरसानी की दरखास्तें बंदियाल साहब की कोर्ट में लगी, जिसमें इजाजुल एहसन साहब भी थे, एक और भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे, तो फिर उनकी उस अपीलों को सुना नहीं गया था। उसको कहा गया था कि ये गैर मौसर हो गई हैं, नए लोग आ क्योंकि गए हैं, उनका राइट टू क्रू हो गया है। तो लिहाजा अब इसको सुन नहीं सकते, क्योंकि अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के अखराजात हो चुके हैं जी ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर, तो वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो हुकूमत ने तीसरे दिन ही नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। आम केसेस में हम ये देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, तो नजरसानी की दरखास्तें 30 दिन की मियाद होती है, 28 में, 29 में, 30वें दिन जाके नजरसानी की दरखास्तें दायर होती हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक भरे हुए गिलास को खाली होना था, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन डायरेक्शन के इमरान भाई मुताबिक, आपका पॉइंट आ गया। और ये साकिब भाई जाहिर है इस पे रिप्लाई भी करना चाहेंगे। साकिब भाई अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं तो वेलकम। लेकिन मुझे जरा ये भी बता दें कि ये जो दो जजों का, हम वैसे तो हम आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले भी जरा आप जरा बताएं कि ये जो दो जजों का इख्तलाफी नोट आया है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जाहिरी तौर पर फैसले पे कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि अगर आइन से हटकर कुछ आ रहा है तो उस पर अमल किया जाए या ना किया जाए। अगर इस पे भी जरा अपना रोशनी डाल दें तो। अच्छा, जो इमरान वसीम साहब ने बात की, मैं उस पे थोड़ा सा मतलब जी प्लीज। कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि एक तो नज़रसानी, अब मुझे इमरान वसीम साहब थोड़ी सी मतलब करेक्शन कर देंगे कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो 18 या 19 जुलाई को जो कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एक्ट की कमेटी ये डिसाइड कर देती कि नज़रसानी परसों लगा दें, तो डिटेल जजमेंट आए बगैर जो है वो नज़रसानी कैसे जो है वो उसको एंटरटेन की, जहाँ पे कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉ पॉइंट्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो उन्होंने बात की वो जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़मीनी इलेक्शंस हो गए थे और वो सारी सूरत हाल, अभी रिसेंटली आप देखें कि जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला आया, तो इलेक्शन कमीशन ने, ये परवेज मैं भाई, थोड़ा सा अगर उससे आवाज उससे थोड़ी सी थोड़ा सा मैं साकिब भाई हट की के लोड बात हो जाए। करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने वो जो 78 नशिस्तें थी पूरे मुल्क में वो दे दी, और उन्होंने हलफ उठा लिए और उन्होंने काम शुरू कर दिया, असेंबली में आना शुरू कर दिया, उनको बेनिफिट जो भी चीज़ें हैं उनको मिलना शुरू हो गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून नहीं बल्कि मई का मेरे ख्याल में महीना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और ये कहा कि अब इसके बाद स्टे है, और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई कर दिया। अब मामला ये है कि बगैर मतलब उस तरह की जो सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, इसमें अगर ये नहीं लगती तो मेरा नहीं ख्याल कि गैर मौसर वाला मामला है, उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट जो है क्लास को जो पूरी क्लॉक है उसको रिवर्स कर सकती है। अगर फर्ज करें मेरी नज़र में सुप्रीम जी कोर्ट सितंबर में या अक्टूबर में पीटीआई नून, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नजरसानी एक्सेप्ट कर लेती है और वो कहती है कि ये नशिस्तें ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ना पीटीआई की, बल्कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की हैं, तो फिर क्लास रिवर्स हो जाएगी। जो बात ये कर रहे हैं इमरान वसीम साहब, ये मामला मेरे ख्याल में ये गैर मौसर नहीं होगा, बल्कि क्लास रिवर्स हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक दो नशिस्तों का मामला नहीं है और इसमें ज़िमनी इलेक्शन वाला मामला भी नहीं है, और एक दफा ये मशक हो चुकी है, अब रिवर्स हुआ है, दोबारा रिवर्स हो जाएगा। और जो नजरसानी की बात की जा रही है, नजरसानी फिर छुट्टियों में वो नजरसानी जजेस होना था तो नजरसानी लगनी थी ना। या तो किया है कि सारे जज जो है वो पहले ही, जिस तरह जो जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि 1 माह की छुट्टियां आपने खत्म की हैं, वो एक नोटिफिकेशन के जरिए छुट्टियां खत्म नहीं हो सकती थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, आपने फुल कोर्ट बिठानी थी फिर हो सकती थी। ठीक है, अच्छी बात है कि छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कम से कम होनी चाहिए, पेंडेंसी बहुत है, लेकिन ये है कि वो छुट्टियां आप आज खुद तो खत्म नहीं कर सकते थे, तो वो एक पूरा स्केड्यूल बना हुआ था, उसके तहत मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो गैर ठीक। मौसर वाला मामला साइड पे रखते हैं। और वो अब जो आते हैं दो जजेस वाला जो आपने जी बात की है, दो इख्तलाफी जजेस नोट का जी। जो इख्तलाफी नोट है, पहली बात तो ये है कि इख्तलाफी नोट हो या उनका जो अकलीती नोट है उसका कोई असर नहीं है, उसका किसी सतह का कोई असर नहीं है। इवन उन्होंने जो कुछ भी लिखा, लेकिन 2-3 चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा लिखी है जिनकी जरूरत मेरा ख्याल में नहीं थी, और वो फ्यूचर के हवाले से ऐसी प्रोडिक्ट करना मेरा ख्याल है, और ऐसी बात करना कि 12 जुलाई को फैसला आया है, 12 जुलाई तक जो कुछ हुआ, जो फ्री कैन थे उन्होंने जो आर्गू किया, जो लॉ पॉइंट्स दिए, जो उनका केस था, जो फेयर थी, डेफिनेटली दो जजेस ने अपना एक व्यू लिया, और वो व्यू ले सकते हैं जिस तरह बाकी 11 ने अपना व्यू लिया, दो भी ले सकते हैं। और उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि पीटीआई हमारे सामने नहीं थी, वो सुन्नी काउंसिल को आपने रिजेक्ट कर दिया, पीटीआई को दे दिया,
और ये एक एक्स्ट्रा आपने लिखा, ठीक है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने लिख दिया, लेकिन 2-3 चीजें एक्स्ट्रा उसमें कर दी। एक तो वो जो उन्होंने बात लिखी है कि जो गैर आईनी काम जो कोई भी जी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा कोई भी जो है वो तस्लीम नहीं उसको करना चाहिए। अच्छा, इसमें उन्होंने जनरलाइज किस्म की बात की है, लेकिन उसका सीक्वेंस आप देखें तो सीक्वेंस वो आ रहा है कि वो अपने पॉइंट को स्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो 8 जजेस का फैसला है वो गैर आईनी है, मतलब वो आइन में उसकी गुंजाइश नहीं थी, और आइन में खास हालात लिख कर उन्होंने ये फैसला जो है वो अभी जो मुख्तसर फैसला जो है वो दिया है, और आगे चलकर वो ये कहते हैं। तो इससे एक तासुर बुरा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन को प्रोवोक किया जा रहा है, इंस्टिगेट किया जा रहा है कि वो जो है वो उस फैसले को ना माने, जो मतलब उसको एक गैर आईनी फैसला है उसको उनको जो है वो नहीं मानना चाहिए। एक तो ये बात है, इसकी कोई तो उसमें जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि 2 जज कैसे ये कह सकते हैं कि 11 जजेस या 8 जजेस का फैसला जो है वो गैर आईनी है। फैसला परवेल वो करेगा जो 8 जजेस का है, बाकी इख्तलाफी नोट उनके होंगे, परवेल 8 जजेस का फैसला ही करना है, उन्होंने रीजनिंग देनी है। तो ठीक। ये इजाफी बात ही। फिर वो जो रिव्यू वाली बात उन्होंने की है, मेरा ख्याल है वो भी आप कबल अज वक्त उसको कैसे ये कह सकते हैं कि आपने अपना व्यू ही देना है कि जी वो जो नजरसानी आई हुई है वो उसके हवाले से आप उस मामले को देखते हैं या वो गैर मौसर हो जाएगी। वो मेरा ख्याल है 2-3 चीजें जो है उनकी, बाकी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रीजनिंग दें, लॉ पॉइंट्स दें, कम दें, ज्यादा दें, या जितना मर्जी डिफर करें, वो अपने आजाद है, 2 आजाद जजेज हैं। बाकी ये 2-3 पॉइंट जो है वो इन पे मेरा नहीं ख्याल कि लिखने की जरूरत थी। बाकी इसका कोई असर नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि आगे नजरसानी में भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। असर ये हो सकता है कि ये वो चीजें उन्होंने वो लिखी हैं जो पीटीआई और सॉरी मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी है उनकी जो नजरसानी की रिव्यू पिटीशन जो आई हैं, उन पिटीशन में भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, और वो पॉइंट्स और जो जजेस ने जो चीजें रेज की हैं ये मिलती जुलती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई असर जो है वो रिव्यू में पड़ जाएगा। रिव्यू में टोटल अलग से हेयरिंग होनी है, उसका स्कोप बड़ा बहुत लिमिटेड स्कोप है, उसकी हेयरिंग होनी है, नोटिस होनी है, वो डिफरेंट जो है वो टोटल होगा मामला। बिल्कुल ठीक है इमरान भाई, जाहिर है अब आप इस पे रिस्पॉन्ड तो एक तो किसी पॉइंट पे आप करने थे, मुझे जरा बात तो साकब साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा, जो मर्जी लिख लो, वो क्या फर्क पड़ता है, 8 जजों का फैसला जो अक्सरीती फैसला है, अब वो अकलीती नोट हो या वो इख्तलाफी नोट हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन जो आज जज 2 कह रहे हैं, हुकूमत तो उसी वक्त डिसाइड कर चुकी कि हमने फैसला नहीं मानना, तो आप समझते हैं कि इसका इस अखिलाफी नोट का कोई मतलब कोई फर्क भी पड़ेगा, और खास तौर पर आने वाले वक्त में, जब ये आने वाले वक्त में जब ये दोबारा जाहिर है सारा रिव्यू वगैरह हो रहा है। नहीं परवेज भाई, इसमें बहुत सारी चीजों को आपको सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। अभी साकिब भाई जिस वो जजमेंट का हवाला दे रहे थे ना कि ये 78 लोग इलेक्ट हो गए थे, और इलेक्ट होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो इनको डी नोटिफाई कर दिया गया। मैंने जब से कोर्ट रिपोर्टिंग की है, हमने ये देखा है कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदा होते हैं, जो हलफ उठा चुके होते हैं, जो ऐवान में आ चुके होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हत्तुल इम्कान इस बात की कोशिश करती है कि उनका जो फैसला है, यानी अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ट्रिब्यूनल के केस में, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट पहली समात पे उसको बहाल करती है, ताकि जो हल्का है वो गैर उसकी नुमाइंदगी खत्म ना हो, अनरिप्रेजेंटेड ना रहे हल्का। तो हमेशा अरकान असेंबली को बाहर रखा जाता है, ये नहीं किया जाता कि आप उनको पहली समात पर, जो आपने 12 जुलाई को आपने फैसला देना था, वो आपने मई के पहले करीबन 3 मई को या 6 मई को आपने उनको डी नोटिफाई कर दिया। तो ये तो एक ऐसा ऑर्डर था जिसमें आपने 78 के 78 अरकान को पहले दिन ही घर भेज दिया था, जो कि मेरे ख्याल से उस वक्त भी ये अख्तियारात से तजावुज किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के तय करदा जो असूल हैं उनसे आगे गई थी सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि आप तो अरकान असेंबली को हमेशा इसलिए वक़्त देते हैं कि उनके जो हल्के हैं, चाहे वो मखसूस नशिस्तों पे आए हैं, आप उनको अनरिप्रेजेंटेड ना छोड़ें। आपने उनको अनरिप्रेजेंटेड छोड़ दिया। आपने पहली समात पे उनको डी नोटिफाई कर दिया, जो आपने आखिरी समात पे अपने फैसले के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको डी नोटिफाई करना था। क्योंकि ये तो एक तरीके से पहली समात में जब आप उनको डी नोटिफाई कर रहे हैं, आप उनको हतमी रिलीफ फराहम कर रहे हैं। आप आखिरी जो ऑर्डर है वो आप पहली समात पे जारी कर रहे हैं, जब आपके सामने मुतलका फ्रीकैन की नजर आएगा कि शायद नोटिस। जहन साजी हो गई है, पता लग गया कि आखिर में फैसला क्या आना है, मतलब इस किस्म की चीज भी कोई हो सकती है ना, उसको लिया जा सकता है इस चीज को। ये आपका हो सकता, आपकी ये राय हो सकती है। दूसरी जो बात यहाँ पे हो रही थी ना
कि जजेस ने ये लाइन क्यों लिखी है। देखिए उन जजेस ने, अब 8 जजेस ने अपनी रीजनिंग देनी है। इन 2 जजेस ने राय दी है कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। अब उन 8 जजेस ने बताना है कि कैसे हमारा फैसला आईनी है, कैसे हमारा फैसला कानूनी है, जी वो अपनी रीजनिंग देंगे। इसमें एक और नुकता ये भी है कि ये जो अभी रीजनिंग जज साहबान की आई हैं, आल्दो कि ये डिटेल इख्तलाफी उन्होंने रीजनिंग देती हैं, लेकिन जो अब तक का शॉर्ट ऑर्डर है, वो शॉर्ट ऑर्डर पे दी गई है। क्योंकि अगर डिटेल ऑर्डर होता तो वो डिटेल ऑर्डर पे हो सकता है कि मजीद भी इसके ऊपर, इस जजमेंट के ऊपर सवालात उठाते। लेकिन फिर चूंकि अभी तक इंतजार कर डिटेल लेते, ऑर्डर नहीं कौन सी लगा। जल्दी थी इनका। इनका जजमेंट तो प्रिवेल ही नहीं करना था। फिर इनको बेहतर होता कि ये जजेज इंतजार कर लेते और डिटेल रीजनिंग आती और उस पे अपनी जो है खिलाफी नोट लिखते। मतलब कौन सी इसमें मैं बताता हूँ साकिब साहब का कहना यह है कि जब मैं फैसला बताता आ हूँ जाता पूरे का पूरा, तो उस मैं वक्त बताता नोट हूँ अपना लिख देते हैं। ताकि अभी बात यह है कि ये तमाम जो जजेस है ना, इन्होंने आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है। इन्होंने आइन को भी प्रोटेक्ट करना है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करना है। ये आप भी जानते हैं, जो इनका हल्फ है आपने भी पढ़ रखा होगा, हमारे सामने जजेस हल्फ उठाते हैं। तो जब 15 जुलाई को आ जाती है नजरसानी की दरखास्त, तो कानून का तकाजा है कि आपने 14 दिन के अंदर उस कानून को, जिसको आपने खुद फुल कोर्ट में 10-5 के तनासब से हेल्ड किया है, आपने 14 दिन में नजरसानी को लगानी है। आप वो नजरसानी नहीं लगा रहे। अब जो आप कह रहे हैं भी इंतजार कर लेते, इंतजार की बात मैंने डेडलाइन टाइमलाइन की बात पहले कर चुका हूं। उसकी रीजन ये है कि जब आप टाइमलाइन दे रहे हैं तो फिर आपको फैसला भी जल्दी देना पड़ेगा, ताकि अगर किसी के राइट है, क्योंकि ये नहीं हो सकता अदलिया जिसने लोगों के हकूक को प्रोटेक्ट करना है, उसकी छुट्टियों की वजह से जो किसी की नजरसानी की दरखास्त है, किसी के बुनियादी हकूक हैं, वो प्रोटेक्टेड ना रहें, वो दरखास्त गैर मौसर हो जाए। वसीम साहब जहां तक एक मुझे लाइन की बात है, ताकि एक मिनट में आप आइएगा, आप आइएगा। जहां तक वो एक लाइन की बात है, जब वो जजेस ये कह रहे हैं कि ये फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक नहीं है, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के मुताबिक नहीं है, ये 63A की खिलाफ वर्जी है, और ये अरकान अगर अपने हलफ को छोड़ के नई सियासी जमात में जाते हैं तो आर्टिकल 63A का इतलाक, उससे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और इन आर्टिकल्स को सस्पेंड किए बगैर आप, और इसमें मुतबादल दिए बगैर आप इस जजमेंट, इन्हें पूरा होने दीजिएगा परवेज भाई, जी आप ये जी फैसला नहीं दे सकते थे। तो उनका जजमेंट तो यही है, चाहे वो इख्तलाफी जजमेंट है, लेकिन वो गैर आईनी, जब गैर कानूनी उस फैसले को, अक्सरियती फैसले को कह रहे हैं, तो सब कुछ ये लिखने के बाद, ये डिक्लेयर करने के बाद वो कैसे कह दें कि फैसला तो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, लेकिन इसके ऊपर इदारे अमल दरामद कर दें। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है ना। छोड़ दे 2 जजेस ने क्या राय दी है, 2 जजेस ने ये लाइन क्यों लिखी है, ये वैसे भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है ना कि जो गैर आईनी, गैर कानूनी फैसला होगा उसको इदारे मानने के पाबंद नहीं है। मैं आपकी भी ले गया पॉइंट, वसीम आपका भी। साहब जी 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 जी, ये कर ले बात रिप्लाई कर ले। एक 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 जो बात है ना, वो आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक, उनकी मुझे एक पॉइंट जो है वो याद आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, शायद उनकी जो फुल कोर्ट जा रही थी, उसमें उन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि अगर फुल कोर्ट बैठेगी सुप्रीम कोर्ट की तो फिर अपील जो है वो कौन सुनेगा। तो उस पर बहुत ज़्यादा मतलब मजाक भी हुआ और पता नहीं तरह मीम्स तरह की बने थे बातें भी जी। हुई। तो उस वक्त मेरे ख्याल में ये भी चीज़ अगर तय कर ली जाती कि अगर सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होंगी और जो आप ये लिख रहे हैं कि 14 रोज में नजरसानी लगानी है और वो लगनी चाहिए, तो ये अगर पॉइंट भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसमें ये तो वो साकिब भाई डिसाइड कर वो दी। रूल्स है, रूल्स के ऊपर कानून जो है वो मेरी बरतरी सर रखता है, छुट्टियां सर रूल्स के रूल्स तहत में है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना। अब वो जो आयशा मलिक जो सवाल उठा रही थी, अब वो मामला मरला तो आ गया ना। अब आपने नजरसानी देखनी है, अपील का तो आपका राइट ही खत्म हो गया ना इस मामले में। तो फुल कोर्ट जो है वो बैठ गई, तो वो भी अगर उसमें ये पॉइंट भी अगर तय हो जाता, मतलब उसमें मैं बहुत माइनर लेवल पे बात कर रहा हूँ कि ये पॉइंट तय हो जाता। उसकी वजह ये है ना, अब जो छुट्टियां हो गई हैं, पहले से स्केड्यूल है और छुट्टियों से एक दिन पहले फैसला आता है और उसके बाद 14 दिनों में आपने करना है, तो उसका क्या होगा। ये चीज तय हो जाती तो ज्यादा जो है वो बेहतर होता। फिर जो ये बात कर रहे हैं इमरान वसीम साहब, आपको यकीनन पता होगा, जब पहली हेयरिंग थी वहाँ पे लीव ग्रांट जो है वो ऑर्डर था, लीव ग्रांटिंग ऑर्डर, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने जब पूछा अटॉर्नी जनरल से और जो उसमें वकील थे इलेक्शन कमीशन से, उनसे जब पूछा, तो उनकी दोनों की जानिब से ये पॉइंट उठाया गया कि जो 51 आर्टिकल आइन का आर्टिकल है,
जिसके तहत मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, तो उसको उसमें जो 51D है आई थिंक के, उसको उसकी जो तशरीह की ज़रूरत है, और उससे अटॉर्नी जनरल ने भी और जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने भी इत्तेफाक किया था, नंबर 1। नंबर 2 ये था, उनका पॉइंट ये था कि हुकूमत जो है वो इससे तकरीबन आज से 3-4 माह पहले सुप्रीम कोर्ट में रूल मेकिंग कमेटी की मीटिंग थी, जो कमेटी इससे काफ़ी अर्सा पहले से काम कर रही थी। वहाँ पे जो आज़मगीर तारड़ साहब गए और उस कमेटी की मीटिंग जैसे शुरू हुई, तो उन्होंने कहा जी हम जो है वो आईनी तरमीम ला रहे हैं और हम उसमें जुडिशल पैकेज जो है वो ला रहे हैं, और इसलिए इस कमेटी के रूल्स की बजाय जो है वो इंतज़ार कर लें। तो उस वक़्त कमेटी जो है वो उसकी मीटिंग खत्म होगी इस बुनियाद पे कि हुकूमत जो है वो कोई जो है वो आईनी तरमीम ला रही है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि 3 मई को वो स्टे ग्रांट करना या डीनोटिफाई करना या उनको रोकना, जो आप कह रहे हैं कि वो एक तो बात ये है कि वो डायरेक्ट मुंतखब होके वो नहीं आए जो लोग आए हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो एक व्यू है कि वहाँ पूरा एक स्ट्रक्चरल आप चेंज ले आए कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और इधर हुकूमत वक्त जो है वो उसका फैसला होने से पहले एक आईनी तरमीम कर देती है और वो आईनी तरमीम पूरा स्ट्रक्चर उसका हिला देती है। सोल्यूशन है, डेफिनेटली उसका वो साकिब भाई सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन ये है कि ये जो 78 अरकान मुंतखब हुए हैं, ये किसी मेजर कानून साज़ी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, स्टेटस को दे देते। मेरी स्टेटस बात को सुनिए, देते बजाय इसके कि आप उनको डीनोटिफाई कर दें। वो डेफिनेटली उन्होंने बादियों नजर में वो देखा था जब उनको ये ये बताया गया कि आपको खैबर भी पता है पख्तूनख्वा साकिब में भाई, इत्तेफाक करेंगे कि खैबर पहली समात खैबर पे पख्तूनख्वा डीनोटिफाई में कर देना, ये तो अल्टीमेट रिलीफ है। अल्टीमेट लीफ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी जगहों पे जब उनको तादाद बताई गई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी की 4 नशिस्तें हैं या 3 नशिस्तें हैं, उनको 5 या 7 जो है वो आप मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं जो मुतनासिब नुमाइंदगी का जो बुनियादी उसूल है उसी के खिलाफ है। तो फिर जब ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो उसको स्टे डेफिनेटली करना था, और मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय है कि उन्होंने दुरुस्त किया, क्योंकि उससे फिर जब वो सूरत हाल खराब होती, जो मामला जारी सी बात है रुक गया, और हुकूमत वक्त जो बिल्कुल तैयार बैठी थी कि जुडिशल पैकेज लाएंगे, उसमें जो रिटायरमेंट एज बढ़ाएंगे, उसमें एक्सटेंशन के मामला भी थे, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी थे खटक रहे हैं, उनका मामला भी था कि उनको आप जो है वो सूबाई सतह पे ट्रांसफर करेंगे, और बहुत सारी चीजें थी उसमें। ऐसा नहीं है कि वो एक रूटीन के मामला थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मेरा ये ख्याल है कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त किया, स्टे किया, और वो अब जो फैसला जो आया है ये भी बिल्कुल दुरुस्त फैसला आया है। इस फैसले की जो बुनियाद है, आखिरी में पॉइंट होगा, इस फैसले की जो बुनियाद है वो सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 10-11 जज ये समझते हैं कि 13 जनवरी का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने, और उस गलत तशरीह के बाद ये सारे मामला जो है वो पैदा हुए, और सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की जब गलत तशरीह की और बड़े पैमाने पर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको जो मैंडेट दिया गया था, उनको जो मैंडेट मिलना था, उसको आपने पीछे धकेल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली उसमें देखना भी चाहिए, और उसमें कंप्लीट जस्टिस का जो इख्तियार है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए था। और अभी रीजनिंग आएगी, उसमें पता चल जाएगा कि किस बुनियाद पे उन्होंने सारा कुछ किया। बिल्कुल ठीक है, अभी रीजनिंग आएगी, पता चल जाएगा। मैं इमरान भी आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं, क्योंकि ये बड़ा मजे का प्रोग्राम होता है, हमारे पास टाइम का कोई इशू नहीं होता, ना को हमारे पास इश्तिहार होते हैं और ना हमने इश्तिहार चलाने होते हैं। तो ये जो टाइम आप ज्यादा ले रहे हैं ये आप लोगों की तरफ है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि ये जितना टाइम आप ज्यादा लेंगे आपको ही ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे तरफ से ऐसा कोई नहीं होगा कि हमें पीछे से कह देगा कि मुकदा पे टाइम मुका दो। तो मेरे को जो सवाल है अभी बुनियादी वो 2-4 रहते हैं, तो इसलिए आप अपने मुख्तसर करेंगे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इमरान भाई, हम अभी ये फैसला आएगा ना जो भी। जी थोड़ा साकिब सा भाई, मुख्तसर करें कि हमारा 3 रुकनी बेंच बैठना है, तो उस पे वो इंतजार हो रहा है। वो 3 रुकनी बेंच जेड़ा ना सब तो वड्डी ओही 3 रुकनी बेंच। अच्छा जी, चले, बिल्कुल ठीक है। 3 रुकनी बेंच। इमरान भाई मुझे जरा ये बता दे, जब वो तफसीली फैसला आएगा, जाहिर है पीटीआई को सीटें क्यों गई, कैसे, वो सारा कुछ उसमें होगा। मुझे आप ये बताएं कि ये कल या परसों जो ये इलेक्शन, ये जो एक्ट तरमीमी बिल लेकर आ रहे हैं और जो पीर को मंजूर हो जाएगा, ये होना भी 2017 से है। ये होगा क्या, जाएंगे किस तरफ? वो तो फैसला फिर वहीं का वहीं रह जाएगा, जो आया है नहीं आया, फिर कैसे चलेगी बात, किस तरह चलेगी? कि 2 बड़े अदारे बिल्कुल आमने सामने नजर नहीं हो जाएंगे? नजर होते हुए आपको आ रहे हैं। चलें, एक तो हमारे एक बेंच के चीफ जस्टिस साहब ने एक और बेंच में हेड करने के लिए जाना, तो अब बुलेट की सूरत में वापस हो जाए। बुलेट की सूरत में ये है कि जब आपने 3 मई को, ये गालिबन 30 अप्रैल को इजलास हुआ था जुडिशियल कमीशन का, और उसके 3 दिन के बाद जब तारड़ साहब ने कहा था कि हम आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, तो 3 दिन के बाद स्टे ऑर्डर आ गया था।
की एजेंसी लगी कि इसमें आईनी तरमीम हो सकती है, तो आपको फिर रोजाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे इस केस को सुनना चाहिए था। 3 मई को आपने स्टे ऑर्डर देके फिर 1 महीने की आपने तारीख डाल दी थी। मेरे ख्याल से वो तारीख जो है बहुत लंबी डाल दी गई थी। जब तीन इतनी मई को एजेंसी थी, तीन तो तीन मई आपको को फिर उसको 3 डेली मई को बेसिस पे स्टे सुनना हुआ चाहिए था था। दूसरा ये है, सर। 3 मई दूसरा इसमें ये है कि ताकि भाई भुला देता है मैंने सारा कुछ। दूसरा दूसरा इसमें यह है कि जब आप इसको हेयरिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप जब डेली बेसिस पे समाप्त करते, तो आज ये छुट्टियों वाला इशू भी नहीं आना। ये मई से चल के जून तक ये डिसाइड हो जाता। दूसरी एक और बात है कि क्या जजेस के सामने सुनीत हाथ कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मुकदमा था या आईनी तरमीम का मुकदमा था? अगर ऐसा कोई खदशा था, तो आप उसको डेली बेसिस पे सुन के अपना निपटा देते। अब तो बज़ाहिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इस फैसले के हवाले से डिबेट चल रही है, उससे तो लगता है कि गालिबन ये जैसे 2 जज का इख्तिलाफी नोट भी है, असल केस पे फैसला नहीं हुआ। तहरीक-ए-इंसाफ भी नहीं थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें भी नहीं मिली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लियामेंट से निकाल के बाहर कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर नई पार्लिमानी जमात बनाने के हवाले से ये फैसला आ गया है। लेकिन केस तो ये था ही नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ वाले कह रहे थे हमें ये सीटें चाहिए सर नहीं। ये वो जो जब तफसीली फैसला आएगा ना साकिब में, उसमें वो बता देंगे क्यों है। मेरा सवाल ये है कि ये कल होने क्या जा रहा है? बज़ाहिर लगता है कि आईनी तरमीम को रोकने के लिए फैसला दिया गया। अच्छा, हालांकि आईनी अदालत के तरमीम को। सामने आईनी तरमीम का तो केस नहीं था। अदालत के सामने तो मखसूस नशिस्तों का केस था। अब ये जो इलेक्शन एक्ट है, वो आपको पता है, वो तीन बेंच पार्लियामेंट बैठने हैं ना, की है, वो 2 परवेज भाई बेंच के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं करती इंतजार कर दो रहे हैं मिसाल साकिब साहब मौजूद का। हैं। मेरा 2 मिसालें पर अपना परवेज भाई मौजूद हैं। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून देख लें। चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट किया गया। 10/5 से सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को हेल्ड किया, उस कानून को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाली का फैसला दिया। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके सेक्शन 232 में तरमीम करके उसको 5 साल किया और सुप्रीम कोर्ट ने वो कानून भी मान लिया। अब अगर पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम करती जी है, तो वो भी पार्लियामेंट का अख्तियार है और उसको उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू में भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल किसी एक्ट को उड़ा दें, किसी कानून को उड़ा दें। जी साकिब भाई, उड़ा सकेगी अगर ये एक्ट नाफज हो जाता है, जो कि 2017 से होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो इमरान साहब कह रहे हैं, या कुछ और करने जाएगी सुप्रीम कोर्ट? फिर पहली बात तो ये है कि 2017 वाली बात तो वो तो इस तरह है कि वो कहते हैं कि सीआरपीसी में डिफरेंट होता है और ये इलेक्शन एक्ट है, वो आजम तारड़ साहब ने कहा। लेकिन अदालतें जो है इस पे बिल्कुल इसमें मुत्तफिक नज़र आती हैं। वो ये समझती हैं कि 8 फरवरी की ही मैं मिसाल दे दूँगा कि 8 फरवरी को जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म जमा पहले 8 फरवरी से पहले हो रहे थे, 8 फरवरी इलेक्शन हो रहे थे या 8 फरवरी से पहले जितने इवेंट्स थे, उस वक़्त एक कानून अगर एग्जिस्ट नहीं करता था, उस कानून का इतलाक जो है फिर तब से नहीं होगा, ये अदालतें समझती हैं। और एक्ट वाला मामला भी डेफिनेटली अदालत के सामने जाएगा, तो अदालत को देख लेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह ये है कि ये कोई ऐसा जो है वो मामला नहीं है कि एक सिंगल बंदे का मामला है। आप एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी को अदालत की महाल से मिलने वाले रिलीफ के खिलाफ कानून साजी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, उस फैसले को गैर मौसर करने के लिए ये कानून साजी जो है की जा रही है। डेफिनेटली इसके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी देखे जाएंगे, लेकिन माजी से इतलाक वाला मामला तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो वो बरकरार रह सकेगा। और हुकूमत वक़्त की जो कानून साजी है इलेक्शन एक्ट में तरमीम नंबर 1 जो हुई, वो भी अपने उस प्रोटेक्शन के लिए वो आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज लगाएं और ट्रिब्यूनल तब्दील भी कर सकें। और दूसरी जो कानून साजी अभी जो करने जा रहे हैं वो भी अपनी प्योरली अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो हुकूमत को मामला जो है वो आगे चलाना जो है वो डिफरेंट वेज से कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए आए रोज आप कानून साजी करेंगे तो डेफिनेटली मुख्तलिफ हालात से, मुख्तलिफ लिहाज से, मुख्तलिफ एंगल से देखा जाएगा। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी तो तफसीली फैसला भी आना है और आगे नजरसानी भी है, और इस दौरान अगर हुकूमत की कानून साजी कर देगी और जो कल असम्बली में पेश होना है और वो हो भी जाएगी ज़्यादा कानून साजी, लेकिन इसके असरात बड़े गहरे हैं। मैं इसको समझता हूँ कि ये महाजराई तो हो सकती है अदलिया के साथ, लेकिन ये मामला शायद जो है वो किसी लॉजिकल एंड तक जाते जाते जो है वो चीज़ें हो सकता है बिखर ही ना जाए। चलें, आपका ये बिल्कुल पॉइंट अब बिखर ना जाए। आखिरी सवाल है मेरा आप दोनों से। मुझे जरा ये बड़ा अहम सवाल है कि काजी फायसा साहब जो हैं
वो एक्सटेंशन ले रहे थे, लेना चाहते हैं या अब भी ले रहे हैं? ऐसे लगा कि ये किसी कि रिपोर्टर्स जो है ना उनकी रिपोर्टों के मुताबिक था और ये चलता 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 इतना बड़ा हुआ कि जज भी प्रेशर में आ गए, ऐसा सोचा जाता है, कहा जाता है। अब साकिब भाई आप ही जरा बता दें कि क्या काजी साहब जो हैं वो वाकई ही एक्सटेंशन ले रहे थे, अभी तक भी ले रहे हैं, या हुकूमत एक्सटेंशन दे रही थी, या हुकूमत अभी भी एक्सटेंशन देने की सोच रही है, ऐसा कुछ, या एक ये रिपोर्टरों की तरफ से बनाया हुआ पूरा माहौल है? एक बात तो ये है कि जो सहाफ़ी कोई भी खबर देते हैं तो डेफिनेटली वो अपने सोर्सेज की और मुस्तरद सोर्सेज की बुनियाद पर देते हैं, जो एक्चुअली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग, वो इमरान हुसैन या बाकी दोस्त जितने भी हमारे, तो वो उसकी बुनियाद पर देते हैं। वो अगर उनका तबसरा तजिया भी हो तो वो डेफिनेटली उसके पीछे पूरी इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी जो बात आपने की कि हुकूमत के देना चाहती है या नहीं, ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। अभी ये स्टे नहीं हुआ था और हुकूमत को ये मखसूस नशिस्तें मिल चुकी थी, तो मुख्तलिफ वज़रा से ये सवाल जब होता था तो वो क्लियर जवाब नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कुछ भी हो सकता है, इम्कानात कुछ भी हैं, रिटायरमेंट की जो है वो मुद्दत भी बढ़ानी है और वो मुद्दत जो है वो सबकी फिर बढ़ा दी जाएगी, तो सबकी बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सटेंशन भी आ जाती है। तो ये हुकूमत की जाने से कम वो उस दौरानिए की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर नहीं था, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से क्लियर नहीं था? वो ये नहीं कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो कह रहे थे कुछ भी मुमकिनात में तो है, इस तरह भी होता है, जुडिशियल पैकेज भी आना है तो हमारे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। बाकी रही दूसरी तरफ की बात, वो उन्होंने 2 दफ़ा हुकूमत को बताया है कि मैं जो है वो नहीं एक्सटेंशन ले रहा। बाकी जो हमारे सहाफ़ी हैं उनकी खबरें थी और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से कम ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से अभी भी चैप्टर आप कह रहे हैं कि क्लोज नहीं हुआ, हालांकि वज़ीर कानून साहब